अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून के सरदार सईदाल खान नासिर बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी नवे चेयरमैन सेनेट हैं। इससे पहले हबीबुल्ला खान, फारूक इचनाइक, नैयर बुखारी, रज़ा रब्बानी ऐसे चेयरमैन सेनेट रहे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। यूसुफ रज़ा गिलानी पहले ऐसे चेयरमैन सेनेट होंगे जो मुंतखब वज़ीर आज़म भी रहे और जिन्हें अदालत ने नाअहल करार दिया। अब गिलानी कैसे चेयरमैन सेनेट साबित होंगे, इसका फैसला तो 3 साल बाद लिखे जाने वाली तारीख ही करेगी। आज चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन की बड़ी जमात PTI ने बाइकआउट किया और इजलास को गैर कानूनी करार दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात मार्च 2018 से ही मुतनाज़ समझे जा रहे हैं। 18 में मुस्लिम लीग नून के 34 अरकान थे, जबकि हलीफ जमातों में पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के 5, नेशनल पार्टी के 5, JUI फेज 4, मुस्लिम लीग फंक्शनल और ANP का एक रुकन के साथ ये तादाद 50 बनती थी। जबकि पीपल्स पार्टी के 20, तहरीक इंसाफ के 12, बलोचिस्तान आज़ाद ग्रुप 6, BNP मेंगल 1, जमात इस्लामी 2, फाटा 4 समेत दीगर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का साथ दे रहे थे। मगर 12 मार्च 2018 को हैरान कुन तौर पर PTI और पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी 57 वोट के साथ चेयरमैन और सलीम मांडवी वाला 54 वोट लेकर डेप्टी चेयरमैन बन गए। यूं नून लीग के इत्तेहादी इशारा मिलने पर उससे हाथ कर गए। सेनेट में अगस्त 2019 में भी उस वक्त शर्मनाक तारीख रकम हुई जब सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो अपोजिशन के 64 अरकान ने नशस्तों पर खड़े होकर तहरीक के हक में राय दी, मगर खुफिया राय शुमारी के दौरान उनकी तादाद 50 रह गई। तहरीक की कामयाबी के लिए 103 के ऐवान में 53 वोटों की जरूरत थी, ताहम तहरीक अदम एतमाद के हक में 50 वोट डाले गए। यूं 14 सेनेट सीट्स की तरफ से चंद मिनट में ही ढिठाई के साथ जमीर फरोशी की गई। इसी तरह मार्च 2021 में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के मौके पर सादिक संजरानी को 48 वोट हासिल हुए, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी के 8 वोट मुस्तरद कर दिए गए और वो 42 वोट लेकर चेयरमैन का इंतखाब हार गए। अब आज यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। इस हवाले से बात खुशाइन है कि KP के 11 सेनेटर्स के इंतखाबात न होने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी के पास चेयरमैन सेनेट बनने की नंबर गेम पूरी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैनशिप के दौरान ऐवान बाला का यह इदारा भरपूर तरीके से अपने आइनी फ़राइज़ पूरे कर पाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल, साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। चेयरमैन सेनेट सेनेटर्स की अक्सरियती सोच का आकाश, क्या सेनेट एहसन तरीके से अपना आइनी किरदार अदा करेगा? इफ्तिखार साहब, कितना फंक्शनल हो पाएगा सेनेट? एक किरदार है, चाहे सिंबॉलिकली कहें, कानून साजी से लेके करारदाद किसी मामले पर लेकर आना, ह्यूमन राइट्स के मामला तो या बहुत से ऐसे मामला, सेनेट की एक स्टैंडिंग है, साबित करेगा आने वाले अरसे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मासिवाए कि ये वोटिंग जो है बजट के हवाले से बाकी सारे इख्तियारात इनके पास हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ये ज़ेर बहस ला सकते हैं और मूव कर सकते हैं। कोई आदमी चाहे तरमीम करना चाहे वो भी मूव हो सकती हैं। बाकी तमाम जो कुछ आप कौमी असम्बली में कर सकते हैं यहाँ भी करेंगे। ये जो कंटिन्यूटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये बहुत मुस्बत है। और जो रवैया उन दोस्तों का जिन्होंने बाइकआउट किया, उनका वही रवैया है जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असम्बली की नशस्तें खाली करके किया। वो सिर्फ वो जमहूरियत चाहते हैं, उस हद तक जमहूरियत के हामी हैं जो उनको सूट करती हो। हालांकि अपोजिशन में बैठ के अपोज करना हुकूमत को, ये भी जमहूरियत का बड़ा अहम हिस्सा है। और अगर हम बड़े आराम से जज्बाती हुए बग़ैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक की सारी अगर सियासी जो कारगुजारी है सब सियासी पार्टियों को गौर करें तो इसमें उन दोस्तों को नाकामी हुई है जो बाइकाट में बिलीव करते हैं। अब ये देखने कितने मज़े की बात है, आपने सेनेट के इलेक्शनों में हिस्सा लिया, आपने उम्मीदवार खड़े किए, आप वहाँ पे बिला मुकाबला मुंतखब भी हुए। पंजाब में तो जो इनके उम्मीदवार है बिला मुकाबले मुंतखब हुए, वो ठीक था, यानी वो आपको मंजूर है। और जहाँ नहीं आप समझते वो आपको मंजूर नहीं है, ये रवैया गलत है। और इस रवैये की मौजूदगी में मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि एक तरफ़ा पार्लिमानी निज़ाम चल नहीं सकता। इसमें संजीदगी की ज़रूरत है। और सेनेट का जो आज का इलेक्शन है, एक बात तो ये साबित कर गया कि मैं जो 6 महीने
से कह रहा था 6 महीने पहले से कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सेनेट को मुकम्मल होना है और आज सेनेट मुकम्मल होगी। सो तमाम प्रोसेस जो रिक्वायर था पार्लिमानी जमहूरियत में वो हो गया। अब सवाल है कि इसमें रोल किसका क्या है। मैं तवक्को करता हूँ कि अपोजिशन वो रोल प्ले करेगी जो उसका हक बनता है, क्योंकि यही उनसे रिक्वायर है। उनके वोटर्स ने अगर उनको वोट डाला है तो इसीलिए डाला है ना, बिल्कुल, कि वो उनके जज्बात की अक्कासी करेंगे, उनके उमंगों की नुमाइंदगी करेंगे, गुर्बत के खात्मे पे डिबेट को क्या हमारा सियासतदान उस मेच्योरिटी के लेवल पर पहुंच गया है? अभी आपने खुद पिक एंड चूज की बात कर दी ना कि सूट करता है तो आप चले जाएं, ना सूट करे तो आप तो ये तो देख रहे हैं ना, ये तो हकीकत है। जो बात तो ऐसी जगह है जहाँ पे मेच्योरिटी कहीं ना कहीं बड़ी मेच्योरिटी देखें ना, सेनेट तो वह देखें यहाँ पे वो डिबेट होनी चाहिए जो वफाक की डिबेट है, और वफाक की डिबेट है कि गुर्बत का खात्मा, ख़त गुर्बत से नीचे जाने वालों को कैसे ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाए। वहाँ पे कोई डिबेट ही होगी ना, कोई कानून साजी करेंगे ना कि जो मौजूदा कवानीन है उनमें जो सुकम है जिसकी बिना पे हम गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकते, तो आए ऐसे कवानीन लेके आए और सेनेट उनके पास, और फिर पार्लियामेंट में भी हैं, कौमी असम्बली में भी उनकी बहुत भारी तादाद मौजूद है। अब मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है निज़ाम को कामयाब करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता या बरशेकदा पार्टी का काम नहीं होता कि वो डिलीवर करे, उस डिलीवरेंस में अपोजिशन को किरदार अदा करना है। और सेनेट के आज के इलेक्शन में जो रवैया उनका है उस पर उनको गौर करना चाहिए। ऐसे रवैये से मामलात आगे नहीं जाएंगे और आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है हसन निसार साहब, क्या सेनेट ऐसा तरीके से फंक्शन कर पाएगा? क्या मैच्योरिटी नज़र आएगी, संजीदगी दिखेगी हमें सियासतदानों की वहाँ? सबसे पहले तो जी आपको मुबारक हो, आपने अपने इंट्रो में जो ढिठाई के साथ ज़मीर फरोशी का हवाला दिया उसका जवाब नहीं। थैंक यू वेरी मच, इससे बहुत कुछ समझ आता है। अच्छा, बाकी रह गया आपका सवाल, तो चश्मे बदूर हमारे यहाँ जैसे बाकी सब कुछ रोज़े अव्वल से बाकी सब कुछ आईनी अंदाज में चलता है, चलता आ रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है, बल्कि यकीन से कहा जा सकता है कि हम बाकिरदार लोगों का जो सेनेट है एक आईनी इदारा है, वो आईनी किरदार अदा करेगा। वमा अलैना इल्लुल बलाग। जी बिल्कुल, जिंदा कौम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आईन, मुकद्दस, तकद्दुस, ये वो तो जाहिर है। सर, सेनेट के उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं, क्या वो उस संजीदगी का मुजाहरा करेंगे जो कि करनी चाहिए, उस मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे? ये एक ऐवाने बाला है, लोग देखते हैं उसकी तरफ और वहीं से सब कुछ नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका जाता है। बात वही है जो मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा मसला है वो अखलाकियात का है, और चूँकि आप अखलाकियात की बुलंद तरीन सतह पे ऑपरेट करने वाली कौम हैं, और जैसा मैं हूँ, मेरे रहनुमा मुझसे 10 कदम आगे हैं। मेरी हर गंदगी, गलाजत या पाकीज़गी के हवाले से, तो जैसे हुक्मरान हों, लोग हों, वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं और वो बढ़ चढ़ के होते हैं। ठीक, मैं अगर घटिया हूँ वो घटिया तरीन होंगे, तो माशाल्लाह तो आईनी होता है ना। सही हो, बस ठीक, मैंने कह दिया ना जी। यकीन है मुझे। आपसे मैं हमेशा की तरह इस बार भी बिल्कुल आपसे मैं सवाल करने की ज़रूरत तो नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल ज़रूर करूँगा। ये आखिरी फ़िक्र आपने कहा है, इसमें आप आवाम को कहाँ रखते हैं और सेनेट के अरकान को कहाँ रखते हैं? जहाँ मैंने अपने आप को रखा है वहाँ मैं आवाम को रखता हूँ। और सेनेट के अरकान को? उसको 1 करोड़ से ज़रब दे लो, वो आपकी रूलिंग एलीट है। 1 करोड़ से? चलें, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हम सारे एक जैसे हैं। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अमरीकी सेनेट में भी विफाक की यकसा नुमाइंदगी है। करप्शन और दीगर मसाइल के हल के लिए उन्होंने 17वीं तरमीम मुतारिफ कराई, बराह रास्त इंतखाबात की, रियासतों की यकसा नुमाइंदगी मगर बराह रास्त इंतखाबात। पाकिस्तान के आइन में बरतानवी और अमरीकी दोनों ही दस्तूरों से रहनुमाई ली गई है। क्या पाकिस्तान में इस बारे में मुस्बत डायलॉग का आगाज़ नहीं करना चाहिए? सेनेट को मज़ीद फंक्शनल होने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है और बरतानवी निज़ाम के तहत उस तरीके से बनाया गया है
मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम अमरीकी निज़ाम के साथ मुमासला दे सकते हैं या उससे कोई रहनुमाई डायरेक्टली ली जा सकती है। कलामी की माज़रत शहजाद साहब, मगर जो सेपरेशन ऑफ पावर का फार्मूला है वो तो हमने अमेरिका से लिया है, बरतानिया में तो नहीं है ये सेपरेशन ऑफ पावर का मामला। पार्लियामेंट कर दे वही है, मगर हमारे यहाँ तो सेनेट है, फिर प्रेसिडेंट है, या कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। बरतानिया में तो आइन भी लिखा हुआ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी 2009 में बना था। बिल्कुल ऐसा है। तो इसलिए बरतानिया की मिसाल जमहूरियत के तौर पे छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट उनका 2009 में बना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट वहां पर बरतानिया के अंदर किसी और शक्ल में रिवायत के तौर पे एग्जिस्ट करता है। और क्वीन जो है या किंग जो है उसके तहत वो निज़ाम, उसकी अपनी हैसियत मुसल्लमा है। तो और फिर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है या जो नीचे वाला जो मेंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपने तौर पे सेपरेटली अपनी रिवायत के तहत काम करती है। तो उसको मेरे ख्याल में कि हमने वहां से ढांचा तो लिया है लेकिन फिल इन किया है इसको अपने अपने तर्ज से, अपने अपने तरीके से, अपने मिजाज से। ठीक। सवाल आपका अलबत्ता अहम इस तरीके से है कि मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हम असल में चेयरमैन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। चेयरमैन तो कुछ नहीं कर सकता, कर भी सकता है। और मिसाल मैं आपको देता हूं पिछले हमारे माजी से, सेनेट के माजी से। रजा रबानी जब चेयरमैन थे जी, एक उन्होंने अप्रोच ली, होल ऑफ द हाउस अप्रोच। इसका मतलब यह था कि जो बड़े बड़े मामले हैं उसके अंदर मैं तमाम हाउस को इकट्ठा बिठा के और उनसे गौर करवा कर और कोई रास्ता ऐसा मुतय्यन करेंगे मुश्किल मसाइल का हल ढूंढने के लिए, जो कि फिर नेशनल असेंबली को रिकमेंड किए जा सकते हैं कि आप इन कवानीन को या इन मसाइल को इन कवानीन की रूह के साथ हल करने की कोशिश करें। वो एक अप्रोच थी। फिर सादिक संजरानी थे, यूसुफ रज़ा गिलानी। डिपेंड करता है कितने क्रिएटिव होंगे, क्या वो अप्रोच लेंगे जो होल ऑफ द हाउस अप्रोच थी, क्या वो सबको इकट्ठा बिठा के एक हाउस से एक होल ऑफ द हाउस के साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के मसाइल तो बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं होगा। हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि 24 लोग हर सूबे से आ जाते हैं। मुझे इसमें कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता, मुझे इसमें कोई सिफारतकार नजर नहीं आता, मुझे इसके अंदर कोई सहाफी नजर नहीं आता, कोई साइंसदान, वो वाला साइंसदान नहीं जो अफसार साहब कहते हैं, जेन्युइन एक्चुअल साइंसदान जो साइंस जानता हो, जो साइंस पढ़ा हो। मुआशी इस्लाहात के कितने लोग हैं जो कि वहां मौजूद हैं। इसके अंदर सब चाचे ताए मामे फुफियां सब इकट्ठे करके जो इलेक्शन नहीं जीत सकता जनरल इलेक्शन, उसको यहाँ सेनेट में हम जगह दे देते हैं। इस किस्म के लोगों के साथ आप किस किस्म की तवक्को करते हैं? तो जो आप इनपुट करोगे उसी तरीके का आउटपुट मिलेगा। इनकी तालीमी काबिलियत क्या है, इनकी वाइडर नॉलेज कितनी है, ये कितनी स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट के अंदर महारत रखते हैं, इनका एरिया ऑफ जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितना है, कितना पैरेलल थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये चीजें डिटरमिन करती हैं कि आपकी जो सेनेट है या नेशनल असेंबली है किस तरीके का काम करेगी। और अगर नहीं है तो फिर उसी तरीके से बी टीम बन के नेशनल असेंबली की ये अपना काम निभाती रहेगी। यूसुफ रज़ा गिलानी भी उसी कबाल से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मुझे तो कोई उनमें फर्क नजर नहीं आता किसी के अंदर भी। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अभी तक हमें असल में इनकी नीयतों पर डिपेंड करता है। रजा रबानी की नीयत क्या थी, उसने क्या करना चाहा, किसी हद तक वो कर पाया। बाकी हर एक के मीटर इधर ही लगे हुए हैं यहाँ पे, और अगर नहीं मीटर समझ आते तो फिर उनका अमल और करतूत बताएंगे आपको कि इनकी नीयतें क्या हैं, जो कि हम आज तक देखते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। आपको अपने काम के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन किस किस्म की है, किस किस्म के लोग वहां आपने बिठाए हुए हैं। ट्रैश इन जाएगा तो ट्रैश आउट आएगा, यही जवाब मिलेगा आपको हमेशा की तरह। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, सेनेट एक बेहतरीन काम कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस किस्म के लोग वहां भेजते हैं और किस किस्म की रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। नंबरों को 24 नंबरों को पूरा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस किस्म के 24 जाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। अफसार साहब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की बात करें तो हालिया कुछ सालों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई सभी के सभी को इन इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे और वो वोकल भी रहे। ये जो अभी शहजाद साहब बात करें, क्या सियासी जमातों को ऐवान बाला के अंदर तरीक़ाकार जो है इंतखाबात का, उसे लेकर इस्लाहात मुतारिफ नहीं करानी चाहिए, उसको इम्प्रूव और बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है कि ताकि सेनेट बेहतर तौर पर फंक्शन कर पाए, डिलीवर कर सके कुछ? सेनेट में इस्लाहात की तो ज़रूरत नहीं है, इस्लाहात की ज़रूरत तो अपने अंदर है सियासी जमातों को। किस किस्म के इस्लाहात? अभी आपने जिक्र किया कि चूं का मुरब्बा हमने बनाया हुआ है, आधा अमरीकी निज़ाम घुसेड़ा हुआ है, आधा बरतानवी घुसेड़ा हुआ है। ये इस्लाहात पे यही कहा जाता है ना कि सेनेटर्स डायरेक्टली उनका इंतखाब किया जाए, फिर क्या होगा? आप पहले आपने इस मुल्क में कम गंद और कड़मास डाला हुआ है, जो फिर सेनेटर्स भी डायरेक्ट मुंतखब करवा के वो भी अपने आप को एमएनए समझा करेंगे, वो कहेंगे हम भी नेशनल असम्बली के बराबर हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, हम भी ये करेंगे वो करेंगे। देखें, या तो हम इतने अक्लमंद हों
अब साथ पता है कलामी की माजत शो ऑफ हैंड भी तो करवाया जा सकता है सेनेट के अंदर, शो ऑफ हैंड के जरिए वोट कर लें, ताकि अगर 57 खड़े हुए थे तो वोट भी 57 ही डालें। बात कर रही हैं सेनेटर्स की, सर सेनेटर्स भी या चेयरमैन सेनेट पे आ जाए, दोनों ही सूरत वो इसला नहीं सर, यहाँ पे 57 दिखते हैं, फिर वो बाद में 40 निकल आए या 42 निकल आए। चलें अगर शो ऑफ हैंड से भी यूसुफ रज़ा गिलानी ही मुंतखब हो जाते तो क्या उन्होंने कर लेना है, या उनसे पहले वाले अगर मुंतखब हो जाते, सादिक संजरानी थे, उनसे पहले वसीम सज्जाद थे, गुलाम इसाक खान थे, राजा ज़फ़रुल हक थे, सब एक लाइन लगी हुई है, कहाँ से प्लग लगा हुआ होता है इन सब चेयरमैनों का। तो वो मेरा ख्याल है बात आप कर रहे थे ना निज़ाम की, अमेरिका की मिसाल रेलेवेंट नहीं है, शहजाद साहब ने कहा, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, और सॉरी बरतानिया की मिसाल रेलेवेंट नहीं है, मैं मुत्तफिक हूँ उनसे। इंडिया की तो है ना रेलेवेंट, बांग्लादेश की तो है ना रेलेवेंट, इन दोनों में तो यही निज़ाम है जो हमारे यहाँ है। वहाँ आपने कभी सेनेट चेयरमैन का नाम सुना? वहाँ उसको कहते हैं लोकसभा, कौन सी लोक होती है, एक तो लोकसभा होती है ना, राज्यसभा, तो लोकसभा तो राज्यसभा के आपने चेयरमैन का कभी नाम सुना है? कभी कोई क्राइसिस हुआ वहाँ पे कोई मुंतखब होने में? हमारे यहाँ सेनेटर जिसके पास, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, हराम का पैसा हो वो आराम से सेनेटर बन सकता है इस मुल्क में, और हमने माजी में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल देखी हैं। या किसी को रिवॉर्ड करना हो, किसी ने रिवॉर्ड करना हो तो उसे सेनेटर बना दिया जाता है कि चल भाई तू भी अपना हिस्सा ले ले, तू भी जाके हुकूमत के उन लोगों के साथ रब योर शोल्डर्स जहाँ पे तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम पहुँच नहीं पाए थे, उनसे वहाँ। अब सादिक संजरानी फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी है, क्या थे सेनेट चेयरमैन बनने से पहले, सेनेट चेयरमैन बनने से पहले क्या थे, तो कैसे कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए। ये जो निज़ाम हमारे यहाँ बिगड़ा है ना, देखिए हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटर्स जितने भी आए वो सदर थे, वो अमेरिका से बहुत इम्प्रेस थे। मैं ये नहीं कहता वो अमेरिका के एजेंट थे जैसे जनरल हमीद गुल ने कहा था, लेकिन वो अमेरिका से इम्प्रेस बहुत थे। तो अमेरिका के निज़ाम की कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे यहाँ घुसेड़ दी। तो ये ना जीप है, ना कार है, ना हाइब्रिड कार है, ना इलेक्ट्रिक कार है, ये एक अजीब किस्म का हमने ना वो जो केकड़ा चलता है अपने थर के सहराओं में, ये केकड़ा सामने एक बना दिया इसको निज़ाम को, और वो हम उसको जिधर से मर्जी ड्राइवर बैठ के उसको चलाना शुरू कर देता है। तो इसलिए उनकी वजह से सदर अहम हुआ, सदर की वजह से सेनेट चेयरमैन अहम हुआ, क्योंकि अगर सदर नहीं होगा, ठीक है, कोई फौत हो जाए या मुस्ताफ़ी होना पड़े तो एक काबिल भरोसा सेनेट चेयरमैन सदर बनेगा, और सदर के पास 58(2) भी होती थी, उसके पास पावर्स होती थी। अब वो सब कुछ नहीं रहा। अच्छा, सेनेट चेयरमैन की वजह से सेनेटर्स आपको अपनी मर्जी के चाहिए कि जब चाहे अक्सरियत उस आप सेनेट चेयरमैन को कैंडे में रखने के लिए आपको उतनी ही अक्सरियत के उसके साथ बंदे रखने जरूरी थे, इसलिए सेनेटर्स अपनी मर्जी के चाहिए, ये निज़ाम था। इसलिए इसको एक फिट किया गया, बीच में शाही किले में टर्किश हमाम को फिट किया गया। ये इस वजह से हम अभी तक उस खुमार में हैं कि जी सेनेट का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, सेनेटर्स ऐसे होने चाहिए। मैं नहीं समझता पाकिस्तान के आईन में चाह पे चलाने की कोशिश सेनेट चेयरमैन की बहुत ज्यादा कोई अहमियत है। जी, मतलब ये एक सवाल का जो ये हिस्सा था, क्या सेनेट एहसन तरीके से अपने आईनी किरदार अदा करेगी, इसका जवाब नहीं मिल पाया। अगर कोई दोस्त मदद, उनको मैंने सवाल इस्लाहात पे रखा था कि क्या इस्लाहात की जरूरत है, मुझे इन्होंने दिया नहीं ये सवाल, वरना मैं इसका जवाब तो दे देता। अच्छा चलिए अभी ले लेते हैं, बाद में अभी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस इंतजार में है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से चांद की रुयत से मुतालिक आगाह किया जाए। इस्लामाबाद और लाहौर से तो ये खबर आ रही है फिलहाल कि बादल हैं, किसी हद तक चांद दिखाई नहीं दिया, मगर कोलू और खैबर से कुछ ये शवाहिद मिले हैं कि चांद दिखाई दिया। मगर हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं उसी तरह जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से जो सरबराही कर रहे हैं मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की, आगाह किया जाए कि आया कल यकुम शव्वाल है या नहीं। सो हम समा पर आपको इससे आगाह करते रहेंगे। हमारा जो दूसरा मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो भी ईद से ही कुछ ना कुछ किसी हद तक मिलता है, जिसकी तैयारी हम बड़े शौक से करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लोग जहाँ इबादत में मसरूफ़ होते हैं, वहीं साथ ही साथ ईद की तैयारियाँ भी ज़ोर शोर से शुरू हो जाती हैं। मामूल के मुताबिक आखिरी अशरे से ही मुल्क में ईद की गहमा गहमी शुरू होती है, मगर मुल्क का एक बड़ा तबका ईद की खुशियाँ भी ठीक से मना नहीं पाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई महंगाई है। मुल्क के बहुत से बाजारों और मार्केट्स में शॉपिंग में वो जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा जो इससे पहले ईद उल फितर पर नज़र आता था।
सफ़ेदपोश तबके के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो चुका है। मुल्क के 40% लोग जो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अपने बच्चों को नए कपड़े और जूते दिलवाना नामुमकिन हो चुका है, जबकि मिडिल क्लास तबका भी महंगाई से शदीद परेशान है। ताजिर बरादरी के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल ईद की खरीदारी में 20,000 आउटलेट्स पर मुश्तमिल 200 ब्रांड्स में 20% खरीद में कमी आई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक ईद से कबल महंगाई में इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते के दौरान मुल्क में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया 16 अशिया की जो कीमतें उनमें इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ी नेपरा ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया। गुज़िश्ता हफ्ते भी हुकूमत ने बिजली में 2 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट महंगाई की। बिजली की कीमत में ये इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब गुज़िश्ता रोज़ी आलमी बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। इन तमामी माशी आशारियों के बाद अवाम जो एक तरफ ईद की भरपूर खुशियां मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई अवाम की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। इसी पर गुफ्तगू करते हैं किस तरीके से माशरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर मामलात को कदरे बेहतर करने की या एक दूसरे का साथ देने की कोशिश की जा सकती है। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, अमारत की इंतहा, गुर्बत की पस्ती, अमीर तबके की ईद ब्रांड्स के साथ गरीब के लिए मुकद्दस त्यौहार के बुनियादी लवाजमात पूरे करना भी मुश्किल। क्या माशी हालात ने ईद की खुशियों को भी मजीद तबकाती बना दिया? हसन निसार साहब। देखें, बात सुने, आपको अमीर और गरीब तबका की बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे कंफ्यूजन फैलता है। दो टोक अंदाज में आपको ये कहना चाहिए था कि ईद सिर्फ 5% लोगों की होती है, ठीक, जो साल भर चलती रहती है, और मुहर्रम एक ऐसा अवामी महीना है जो गरीबों के लिए सारा साल चलता है। और ये उस मुल्क में हो रहा है जिसकी भारी तरीन आबादी की एक महबूब हस्ती ने फरमाया था, मफहूम है 2 लाइनें, जब कुछ लोगों के पास उनकी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो ये जान लो कि लोगों की भारी अक्सरियत बुनियादी तरीन ज़रूरतों से भी महरूम हो चुकी है। ये है 1450 साल पहले हमें बताई गई सच्चाई। हम मुनाफिक हैं, कोई नई बात नहीं, सबको सब कुछ पता है। ठीक, शहजाद साहब, ये पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 बार बिजली की कीमतों में इजाफा, आखिरी अशरे में पेट्रोल की कीमत में महंगाई। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी घर अब चल नहीं सकता है। लोगों को बहुत कुछ अपना समेटना और अपने आप को स्क्वीज़ करना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए, ऐसे बिल और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। अवाम किस तरह बैलेंस करे लाइफ को? और फिर अब जब हम बात करते हैं कि दिखाई बहुत कुछ देता है, उसके हुसूल के लिए फिर मसाइल और कहीं बढ़ जाते हैं, फिर हम क्राइम का भी हवाला दे सकते हैं। कोई तरीका, किसी तरीके से माशरे के अंदर कोई तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की तरफ बढ़ा जा सके? अच्छा, रियासत की जिम्मेदारी पे मैं आता हूं एक लम्हे में, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज कहने दीजिए कि अल्लाह ताला के अपने निज़ाम में जब इंसान एक जैसी कुव्वत इस्तात के साथ पैदा नहीं हुआ, अक्ल के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, वसाइल के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, हर माशरे के अंदर कमियां और बेशियां हैं। बहुत अमीर भी हैं, बहुत गरीब भी हैं और बहुत सारे दरमियाने भी हैं। अब काम क्या करना है होता है इस, लेकिन ईद का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका सवाल ईद के तनाजुर में है, ईद के तनाजुर में हर शख्स जिस सतह पे भी माशरे के एग्जिस्ट करता है, वो ईद वाले दिन थोड़ा सा उस सतह से बेहतर करने की कोशिश करता है। और ये उनकी चाहे छोटी जिंदगी है चाहे बहुत बड़ी है, उसमें एक खुशी लेके आती है उनके घर वालों के लिए, उनके औलाद के लिए, उनके आसपास। 40% से कम लोग जो कि बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, वो जिम्मेदारी आती है रियासत के ऊपर। वहां रियासत फेल हुई है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सतह गुर्बत से नीचे से नहीं होना चाहिए। क्या वजह है? इस वजह से कि ना टैक्स का निज़ाम फाल है, ना आप अपने रिफॉर्म सही तरीके से ला सकते हैं। बिजली की कीमत बढ़ाने से बिजली का जो मसला है, बिजली का जो आपने क्राइसिस क्रिएट किया है बिजली के निज़ाम का, वो सही नहीं होगा। कीमत जिन्होंने अगर बराबर करना था मामला, जितना नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने मांगा था 10 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का। फाइनली नेपरा ने 4 रुपए 92 पैसे बढ़ाया। ये कोई 4 रुपए 92 पैसे भी पता नहीं कितने लोगों की कमर तोड़ के रख देगा। लेकिन अंदाजा लगाइए कि मांग क्या रहे थे वो लोग। इसका मतलब है कि इस निजाम को कवर किया जा रहा है हमारे हुक्मरानों की तरफ से कि कीमत बढ़ाई जाओ,
लेकिन वो जो रिफॉर्म जैसे कैपेसिटी चार्जेस हैं, जैसे कि जहां महंगी बिजली पैदा हो रही है, क्यों महंगी बिजली पैदा हो रही है? वो कहते हैं इसलिए क्योंकि एलएनजी के, आरएलएनजी के कुछ ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने हमसे ना ली तो फिर हम आपके लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। इसलिए जो सस्ते वसाइल हैं उनको छोड़ के आपको आरएलएनजी पे उसकी कीमत बढ़ गई है। तो जब भी आप ये काम करते हैं, जब आपके निजाम में बेईमानी है, तो फिर उसकी जो जोर है, उसका बोझ है, वो आप आम आदमी पे डालते हैं। तो रियासत फेल हुई है उन 40% के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जहां तक ईद का ताल्लुक है, हर शख्स अपनी इस्तात के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता है, और हल्की सी खुशी की, कुछ के यहाँ बहुत ज्यादा खुशी हो, शायद कुछ के यहाँ एहसास भी ना हो, लेकिन आमतौर पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी के अंदर कोशिश होती है कि उस दिन थोड़ा बहुत ज्यादा कर लिया जाए, और यही शायद रमजान की बरकत और खुशी का बायस बनता है। ठीक हो गया जी। अफसर साहब, महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया, कहीं ना कहीं जाहिर बात है कई सालों की बहुत सी गलतियां ऐसी हैं। क्या माशरे के अंदर एहसास जिम्मेदारी और रियलाइजेशन होगी कि हम सबको भी अपना हिस्सा डालने की जरूरत है? हम जिम्मेदारियां इधर उधर तो फिक्स करते हैं, जाहिर बात है रियासत और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मगर बतौर माशरा के हम खुद सेंसिटिव हैं अपने मसाइल की तरफ कि एक दूसरे का हाथ पकड़े? देखिए, हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। जो आपकी लीड करती है आवाम भी बस उसके पीछे चल पड़ती है भेड़ चाल में। ये तो पूरी दुनिया का असूल है। और हसन निसार साहब का वो जो मशहूर और मारूफ एक उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है डीएनए के बारे में। बदकिस्मती ये है कि जो कुछ होता है हमारे मुआशरे में और हमारी हुकूमत में, उसमें शक तो फिर डीएनए पे जाता है, या फिर कल्चर हमारा ऐसा बन गया है कई सदियों की गुलामी से कि अब हम उससे शायद हमारा डीएनए बदल गया, ये भी हो सकता है। तो लेकिन माशरा ज़िम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ दिखावा ज़्यादा है, हमारे यहाँ अपने तौर पे ज़्यादा किया जाता है, इंडिविजुअली किसी को दे के एहसान किया जाता है, कलेक्टिव एफर्ट कोई नहीं है। जैसे दूसरे मुस्लिम माशरों में, अरब में है, टर्की में है, मलेशिया इंडोनेशिया में भी है, और मुसलमान वहाँ बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं, अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से करते हैं। लेकिन सब कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉब्लम ही अलग है। लेकिन इससे बढ़ के देखना हमें ये है कि हमारी जो हम खित्ते में हम सबसे पीछे क्यों रह गए। अब हमारा हमेशा मुकाबला इंडिया से रहा है हर फील्ड में। आज मैं देखता हूँ कि इंडिया में गुर्बत जो है वो 15% है, पाकिस्तान में 38% है, बाज़ के मुताबिक 40% है। अब ये फ़र्क देखें पिछले 20 साल में कितना पड़ गया है दोनों ममालिक में। अच्छा, बांग्लादेश जो जिसको हम बड़ा तज़ीक अमेज़ तरीके से मुखातिब करते रहे, वहाँ 20% है गुर्बत। नेपाल में भी 20% है, श्रीलंका में 14% है, और हमसे आगे कौन है फिर? अफ़गानिस्तान, जिसमें 49% तो हमारा और अफ़गानिस्तान का मुकाबला है अब कि कौन ज़्यादा गरीब है और कौन ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। और वो हमारी आबादी 20,075 में डबल हो जाएगी, 45 करोड़ आबादी हमारी हो जाएगी, और दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क होंगे हम आबादी के लिहाज से। तो ये हमारे जब ये हमारी सोच है मजहबी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो अब तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी अकल नहीं है। चाइना अपनी आबादी कम कर रहा है, इंडोनेशिया अपनी आबादी कम कर रहा है, इंडिया भी कोशिश करेगा किसी वक्त जाके कि अपनी आबादी कम करे। अमेरिका की आबादी वही रहेगी तकरीबन जितनी है इस वक्त। लेकिन हम देखें कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए। हमारी आबादी बांग्लादेश से कम थी 1971 में, और आज बांग्लादेश की आबादी भी वही रहेगी तकरीबन जितनी अभी है। हम चौथा बड़ा मुल्क हो जाएंगे, लेकिन ना हमारे पास खान, और कशकोल हमारा इतना बड़ा है कि दुनिया में जहां कहीं भिखारी पकड़े जाते हैं, हजारों की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होती है। ये हमारा एक कौमी और सियासी अलमिया है। ठीक है, आपने 2 बार जिक्र किया। मेरे ख्याल से मैं 2 दिन पहले एक रिपोर्ट देख रही थी, पाकिस्तान ऑलरेडी शायद चौथे नंबर पर आ चुका है, और अगर 2075 तक भी यही हालात हैं तो फिर बहुत फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। इफ्तिखार साहब, दुनिया भर में मजहबी या दीगर त्योहारों पर लोगों को रिलीफ, अशिया सस्ती होती हैं, गिफ्ट्स, टोकन्स, डिस्काउंट, सब कुछ होता है। हमारे यहाँ उल्टा क्यों हो जाता है? जिस चीज़ का वक्त आता है, अगर वो बड़ी ईद होगी तो नमकीन चीज़ें, मसाले, ये छोटी ईद होगी तो मीठी चीज़ें, इससे मुताल्लिक़ा चीज़ें, कपड़े, ये क्या है? हम लोगों को यही दिन लगता है कि कमा लो जितना कमाना है। हम मुनाफिक हैं, झूठे हैं, मौका परस्त हैं। हमारे नज़दीक गरीब मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं। हम उसकी ज़रूरियात का बिल्कुल केयर नहीं करने को तैयार। हम उसकी ईद की खुशियों में कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं हैं। हमें क्या, वो गरीब है तो गरीब है। ये एक नया फ़लसफ़ा है कि गरीब को गरीब पैदा किया गया, अमीर को अमीर पैदा किया गया, सो ये बहस ही ना की जाए। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो समझता है
कि जो अमीर तबका लूट रहा है ये ज़्यादती कर रहा है। और फ़र्ज़ करें अगर गरीब लोग उसके लिए ईंधन न बने उसकी ख्वाहिशात का, तो इमारतें सब ख़त्म हो जाएंगी। ये हकीकत नहीं है। ये जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं ना, इनमें काम करने वाले जो गरीब हैं, अगर वो काम ना करें और भूख की उस हालत तक पहुंच गए, उन्होंने फ़ैसला कर लें कि इससे ज़्यादा भूख हमें क्या मिलनी है, और हम काम ही नहीं करते, तो ये जो खरबों रुपया कमाया जाता है ना साल साल का, वो कमाना मुश्किल हो जाए। मुझे एक आपसे शेयर करना है कि पिछले सालों में एक ट्रेंड देखने में आया ईद के ऊपर, और ये ट्रेंड के अंदर एक ख़राबी है, ये ईद स्पेंडिंग। अच्छा, अगर 2018 में देखें तो उस वक्त 1.1 ट्रिलियन रुपीस है। अच्छा। और ये फिर कम होता जा रहा है। 2019 में ये 800 बिलियन रह जाता है, फिर ये उससे कम होके ये 2019 में उससे भी कम होके 560 रहता है। और क्या पोजीशन है टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग? लास्ट ईयर ये चला गया था 432 बिलियन पर। अब देखें कहाँ से ट्रिलियन से शुरू होते हुए स्पेंडिंग जो है वो कहाँ पे आई है, मतलब लोगों की कुवत जी। और ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, और ये उन लोगों के लिए वार्निंग होनी चाहिए जो गरीबों के को इस्तेमाल तो कर रहे हैं बतौर मज़दूर, बतौर किसान के। वो पैदावार वो करता है, ले आप जाते हो, स्मगलिंग आप करते हो, माल आप कमाते हो, आना आपका नहीं लगा होता। तो ये जो माहौल बन रहा है ना, जिसकी निशानदेही बड़े अच्छे अंदाज में मेरे दोस्तों ने की, ये संगीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। और माशरे पे असरात नजर नहीं, माशरा क्या है, तबाह हो रहा है माशरा। माशरे में ये जो दोस्त कह रहा था कि लोग बाहर जाके भिखारी बनते हैं पाकिस्तान के, बहरहाल उनके पास किराए के पैसे तो है। क्राइम रेट का इतना बढ़ना पिछले क्राइम रेट, हर लिहाज से क्राइम रेट, इट इज़ नॉट ओनली कि पैसे छीने जा रहे हैं, जो माशी और माशरती तबाही आ रही है सोसाइटी के अंदर, वो उसकी वजह भी यही है। मतलब अगर एक घर के अंदर आप देखते हैं कि एक बच्चे के पास बेहतरीन कपड़े हैं, उसी गली और मोहल्ले में रहने वाला दूसरा बच्चा जो उतने अच्छे महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता, तो जो नफरत जन्म ले रही है ना, उस नफरत का इजहार किसी दिन हो गया तो ये सारा का सारा निज़ाम जो है, मैं ये तो नहीं कहता कि ढांचे तबाह हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके पास बंदूकें भी अच्छी हैं, लेकिन ये ढांचा हिल जाएगा। सो आपके सवाल में दो चीज़ें, अमारत की इंतहा, गुर्बत की पस्ती, बिल्कुल दुरुस्त आपका ये फिक्र है। इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। अमीर तबके की ब्रांडेड मतलब उनकी जूतों की 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जूते की कीमत, ये भी इनसेंसिटिविटी है ना। यस, और वो जवाब देने को तैयार नहीं है कि उनको ये जूता खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। अगला गरीब के लिए मुकद्दस त्यौहार के बुनियादी लवाजमात, और सेवैयाँ खरीदनी महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया है, वो जो 4 चीज़ें डालते थे मेवे, वो डालने मुश्किल हो गए हैं। हकीकत तो बहुत तल्ख है। और आपके सवाल में क्या माशी हालात ने ईद की खुशियों को मज़ीद तबकाती बना दिया? 100% तबकाती बना दिया। एक वो तबका है जिसके पास पैसा ही पैसा है, और एक वो तबका है जो उनको सिर्फ देख सकता है। दुरुस्त हो गया। हकीकत बहुत तल्ख है, तो हैव और हैव जो बढ़ता फ़र्क है वो ज़्यादा मसाइल ला सकता है। यही माशरे की जिम्मेदारी शायद हुकूमतों और रियासतों से भी बढ़कर होती है कि अपनी आंखें खोलें और जिम्मेदारी का एहसास करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।